बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 5 एंजाइम के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं कि ये टॉपिक है क्या। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि एंजाइम ने जो अपना काम करना होता है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए कौन से अवामल उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि एंजाइम जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। मींस अगर एनवायरनमेंट में ज़रा सी भी तब्दीली आती है तो वो फ़ौरन से उसको सेंस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर जो है किसी भी किस्म का चेंज होता है जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री को या उसकी शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और उसकी केमिस्ट्री और शेप चेंज होने की वजह से जो उसका एक्शन होता है, जो उसका काम होता है, वो भी तब्दील हो जाता है। दे कैन इम्पेक्ट द रेट ऑफ कैटालाइसिस द रिएक्शन। तो फिर जब इसकी एंजाइम की केमिस्ट्री या उसकी शेप चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से उसका डायरेक्ट असर कहाँ पे होता है? एंजाइम ने जो रिएक्शन को कैटालाइज करना होता है, उसकी स्पीड को तेज़ करना होता है, उस पर ये जाके क्या करता है, असरअंदाज होता है। अब हमारे पास वो वाले जो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी पे को अफेक्ट करते हैं वो हमारे पास चार हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है टेम्परेचर, देन पीएच, उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन और फिर आती है सेपरेट कंसंट्रेशन। ये जो चार फैक्टर्स हैं इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको इसको समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स दे के आपको समझाऊंगी ताकि आपके इनके कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत अच्छे से बिल्ट हो जाएँ। हम सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर को। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में स्टार्ट में पढ़ चुके हैं और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इनकी जो एंजाइम की शेप होती है ये मेंटेन कैसे होती है? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। मींस इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड इनकी शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन मतलब बॉन्डिंग पाई जाती है जिसकी वजह से इनकी एक ख़ास शेप मेंटेन रहती है। ये जो इनकी शेप है इसमें चेंज कैसे आता है? जैसे ही इसमें कोई भी टेम्परेचर की वजह से ज़रा सा भी अगर इसमें चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है टेम्परेचर हाई लो होने की वजह से। अब हमारे पास आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे एंजाइम मोस्टली वर्क इफेक्टिवली एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक उनका ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, मीन्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ दे रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका बेहतरीन टेम्परेचर जिस पर वो अच्छा वर्क करते हैं वो टेम्परेचर कौन सा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस पर तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो हम दूध जो होता है ना उसको हम क्या करते हैं, जब हम फ्रिज में रखते हैं तो आपको पता है वो ख़राब नहीं होता। इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि जो एंजाइम जिन्होंने मिल्क के अंदर जो मौजूद प्रोटीन होती है उसको तोड़ना होता है, वो हाई टेम्परेचर पर वर्क ही नहीं करते, तो वो उसको फिर क्या करते हैं, ठीक रखते हैं, हमारा दूध जो होता है वो ख़राब नहीं होता। जबकि वही अगर दूध हम क्या कर लें, बाहर रखें, किचन में वैसे ही पड़ा रहे, तो एक तो किचन की अपनी हीट होगी, वैसे अगर जो होता है टेम्परेचर वो हाई हो तो उससे क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उनका बॉन्ड क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, तो दूध क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से वो क्या होता है, फिर टेम्परेचर उस पर असरअंदाज होकर उसकी ठीक या ख़राब करने में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। किस तरीके से? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से वो एंजाइम जो मिल्क के अंदर मौजूद प्रोटीन को तोड़ते हैं वो हाई टेम्परेचर पर उसको नहीं तोड़ने देते, तो हमारा दूध ख़राब नहीं होता। सॉरी, लो टेम्परेचर पे फ्रिज के अंदर उसको नहीं तोड़ते तो हमारा दूध ख़राब नहीं होता, और हाई टेम्परेचर जब हम बाहर रखा हुआ तो हमारा दूध ख़राब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो तब क्या होता है। मीन 37 है ना हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो अब 37 डिग्री सेल्सियस से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा?
कह रहे हैं कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो होगा टेम्परेचर तो तब क्या होगा, एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम लेस फ्लेक्सिबल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे ना एंजाइम्स के, वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। इस वजह से क्या होगा, मीन्स हमने जैसे पीछे पढ़ा था मॉडल्स के अंदर कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो सेपरेट के लिहाज से अपने आप को शेप कुछ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जब लो टेम्परेचर पर वो फ्लेक्सिबल ही नहीं होगा तो फिर एंजाइम के लिए उसकी शेप को चेंज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जब सेपरेट की शेप और होगी और एंजाइम की और होगी और वो अपनी शेप को चेंज भी नहीं करेगा तो फिर उसके साथ सेपरेट बाइंड भी नहीं होंगे और उसके नतीजे में डेफिनेटली जब सेपरेट बाइंड ही नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ट हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस है ना, फॉर 37 तो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका। अब अगर इससे थोड़ा सा 36, 35, 37, 38 तक अगर टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस एंजाइम के अंदर हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने की वजह से जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। मूव करने की वजह से जो एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है जो एक मॉलिक्यूल पोजेस करता है जब वो मोशन में होता है। तो जब हीट ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में एंजाइम के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मूवमेंट शो करेंगे तेज़ी से। उनकी मोशन की वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड सेपरेट मालिक्यूल्स की भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाएगी। मालिक्यूल्स क्या करेंगे, तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उनके तेज़ मूवमेंट की वजह से क्या होगा, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। अब ये है कि जब अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो तब क्या होगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हाई हीट, बहुत ज़्यादा हरारत हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगी, जो एंजाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो जो मूवमेंट कर रहे होंगे वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जब इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन होगी तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ टकराएंगे। उनके टकराने की वजह से क्या होगा, उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे और उसकी वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाएगा। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा तो डेफिनेटली उस पर फिर एंजाइम सेपरेट आके अटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर की डिस्ट्रप्शन, उसका टूट जाना क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट देयर इज़ रैपिड ड्रॉप इन एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम ने जो अपना फंक्शन करना होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, तेज़ी से गिर जाता है, कम हो जाता है। या ये क्या कर लेता है, या तो ये कम हो जाता है या ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली रिएक्शन को ही बिल्कुल कम्प्लीटली रोक देता है। इसको मैं आपको एक ग्राफ की मदद में सबको समझाऊंगी। ये जैसा कि हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या है, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स का टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम, वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखें, पहले टेम्परेचर कम था तो इसका रेट कम था, ऐसा ऐसा बढ़ता गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता गया, बढ़ता गया। जब 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम इसका रेट होगा। जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये एंजाइम का रेट जो होगा वो स्लो होता जाएगा। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसका एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, एट द एंड बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो हमारे पास है पीएच। पीएच जो है आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होंगे। मैं आपको इसका शॉर्टली बता देती हूँ कि पीएच हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। मींस एक रिएक्शन है, उसमें अगर हमारे पास ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास एसिडिक होता है। अगर उसमें OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी पीएच क्या होती है, बेसिक हो जाती है। तो जिस तरीके से एक ख़ास टेम्परेचर पर एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, इसी तरीके से उन हर एंजाइम का अपनी एक ख़ास पीएच होती है जिस पर वो बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ही अगर कोई थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाती है पीएच के अंदर तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है या बिल्कुल ही
रुक जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स की। पेप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन है और पेपाइन है। पेप्सिन क्या करता है, लो पीएच मीन एसिडिक। आपको पता होगा कि 7 हमारे पास न्यूट्रियल होती है, 7 से बिलो हमारे पास एसिडिक होती है और 7 से अबव हमारे पास बेसिक होती है। तो पेप्सिन क्या करता है, लो पीएच पर काम करता है, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में। ट्रिप्सिन जो है वो हाई पीएच पे काम करता है मीन बेसिक में। और पेपाइन क्या करता है, एसिडिक बेसिक दोनों पीएच पर वर्क बेस्ट कर लेता है। इन एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, अपोजिट चार्ज अमाइनो एसिड्स की वजह से। मीन्स जैसे हमने कहा था ना कि एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं, जैसे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, ऐसे एंजाइम भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक, इसका माइनस चार्ज होता है और लाइसिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, बॉन्ड बनाती हैं। ये जो आयंस होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सा भी इसमें चेंज आता जाता है तो ये अपने फंक्शन को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। कहते हैं चेंज इन पीएच, जैसे ही अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आता है तो ये अल्टर मीन होता है तब्दील कर देना। द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ एक्टिव साइड पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। तो जैसे ही इनकी आयोनाइजेशन चेंज होती है, साथ ही सेपरेट की भी चेंज हो जाती है। उसकी भी चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इस वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है और उसके टूट जाने की वजह से क्या होता है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपके पास लिखी हुई है pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास जो पेप्सिन एंजाइम है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, तो इसकी ना 1 to 2 होती है, उस तक ये काम करता है। तो ये इसके पास ये जो है ना यहाँ तक ये करता है। अब जैसे ही कम होती है pH तो ये थोड़ा ये इसको दे रहा होता है। जैसे ही इससे ज़्यादा होती जाती है pH इसकी तो ये अपना रिएक्शन जो होता है वो स्लो कर लेता है। जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है इसकी आलमोस्ट 4.5 तक ऑप्टिमम pH होती है। तो ये यहाँ तक बेस्ट हाई रेट देता है। उसके बाद ये भी क्या हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है ये इसकी बेसिक होती है और ये 9 pH पर वर्क करता है। तो ये 9 पे तो मैक्सिमम देता है। 9 से जैसे ही 10 की तरफ जाता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देता है या बिल्कुल ही कम कर देता है। जैसे हमने ना इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था और आप पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ते रहे हैं तभी आपने देखा था कि हमारी जो स्टमक वॉल एंजाइम सिक्रीट करती है ना डाइजेशन में हेल्प आउट करने के लिए, वो एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन ना। पेप्सिनोजेन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जैसे ही मैदे में आता है और उसको जब ज़रूरत होती है डाइजेस्ट करने की खुराक को, तो वहाँ पे हमारे पास HCl मौजूद होता है, एसिड मौजूद होता है। तो एसिड की मौजूदगी में क्या होता है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होकर क्या कर देता है, फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से अब जैसे ही स्टमक के अंदर अगर HCl ना हो तो पेप्सिनोजेन जो होता है फंक्शनल होते ही नहीं है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते ही नहीं है। जैसे ही उसको अपना इन्वायरमेंट मिलता है, अपनी pH मिलती है, तो वो एक्टिव होकर अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो फैक्टर आता है वो होता है एंजाइम कंसंट्रेशन। मींस इसमें हमें ये देखना है कि एंजाइम जो हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 एंजाइम्स हैं और पहले आपके पास जो है सब्सट्रेट 30 थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 40 किया, फिर 50 किया, तो हमने उसका फैक्ट देखना है कि किस तरीके से वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। एंजाइम जैसे कि क्या है, बहुत ही अहम होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। इसकी स्मॉल अमाउंट भी अगर हो ना तो ये बहुत सारी सब्सट्रेट को अपने साथ अटैच करवा के उसके रिएक्शन को क्या कर देती है, तेज़ कर देती है। अब कहते हैं इफ़ द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बिकम अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट क्या हैं, एंजाइम क्या हैं, 50 हैं और सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, फॉर एग्जांपल हम 100 कर देते हैं। देन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंजाइम। अब जितने एंजाइम्स होंगे, जितनी एक्टिव साइट होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने एंजाइम उतना रेट ऑफ रिएक्शन, जितने ज़्यादा एंजाइम उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा।
अब क्या है, व्हेन वी इंक्रीज़ एंजाइम कंसंट्रेशन, जब क्या है हम एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 52 हम 60 कर देते हैं, मोर एक्टिव साइट अवेलेबल होंगी। जितने ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी उतने ही ज़्यादा सेपरेट मालिक्यूल्स उसके साथ जाकर अटैच होंगे और सेपरेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास इतना ही क्या होगा, रिएक्शन रेट तेज़ होगा। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को तो बढ़ा रहे हैं, मीन 60 70 80 90 कर रहे हैं, लेकिन सेपरेट उतने ही हैं, 50 ही हैं अगर फॉर एग्जांपल, देन अ पॉइंट रीच, फिर एक ये वो भी वक्त आता है वेयर ऑल सेपरेट मालिक्यूल्स आर, तमाम के तमाम सेपरेट जो होते हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं एंजाइम के साथ। फिर उस पॉइंट पर क्या होता है, रिएक्शन रेट रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहता है भले हम एंजाइम की तादाद को बढ़ाते भी रहें। तो जब एंजाइम के ऊपर सेपरेट ही लगने के लिए नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन कहाँ से तेज़ होगा, जब हमारे पास हम कॉन्स्टेंटली सेपरेट की भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं और साथ साथ एंजाइम की भी बढ़ाएं, तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हम एंजाइम तो बढ़ाते हैं लेकिन सेपरेट नहीं बढ़ाते, तो एंजाइम खाली जगह तो है लेकिन सेपरेट जुड़ेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और फॉर एग्जांपल हम सेपरेट बढ़ाते जाते हैं और एंजाइम नहीं है, एंजाइम के ऊपर सेपरेट को खाली जगह मिलेगी तो उसने अटैच होकर तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो उस तरीके से भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा एक सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और मज़ीद बढ़ेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कपड़े धो रहे होते हैं, तो कपड़े पे कोई दाग लगा हुआ होता है, तो हमने कपड़े साफ़ करने हो तो जो सरफ़ होता है ना, जिसको हम डिटर्जेंट को यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर से स्टेन्स को उतारने के लिए, वो डिटर्जेंट के अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, कपड़ों के ऊपर लगे हुए जो स्टेन्स होते हैं, दाग होते हैं, उनको मिटाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, दाग कपड़ों पे ज़्यादा लगा हुआ है, सरफ़ जो है आप कम डालेंगे, तो जब दाग ज़्यादा हैं जितने तक डिटर्जेंट के एंजाइम पहुंचेंगे वहाँ से तो वो उसको उतार देगा, लेकिन बाकी जहाँ तक सरफ़ के अंदर मौजूद एंजाइम उस स्टेन तक नहीं पहुंचेंगे तो वो नहीं करेगा। अगर हमारे पास अगर दाग ज़्यादा है कपड़े पे लगे हुए, तो हम अगर सरफ़ की कंसंट्रेशन को भी ज़्यादा कर देंगे, उसके अंदर फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उसके सारे स्टेन को जाके क्या करेगा, जल्दी से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो होता है एंजाइम क्या करते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास है ग्राफ इसका ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हैं सेपरेट थे, पहले हम सेपरेट भी बढ़ रहे थे, एंजाइम भी बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर आए हैं तो इसके बाद हम एंजाइम्स को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन सेपरेट नहीं बढ़ा रहे। जैसे सेपरेट नहीं बढ़ाएंगे तो एंजाइम का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये जब सीधी लाइन आ जाती है इसका मतलब होता है कि एंजाइम का रिएक्शन ना तो स्लो हुआ है ना ही रुका है, लेकिन ये क्या हो जाता है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, ना ये बढ़ रही होती है ना कम हो रही होती है। तो जब ज़्यादा सेपरेट नहीं अटैच होंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम का रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सेपरेट कंसंट्रेशन। सेपरेट कंसंट्रेशन में मतलब ये कॉन्सेप्ट हम ऊपर वाले में भी ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं कि इफ़ एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव वैकेंट एक्टिव साइट, अगर हमारे पास एंजाइम ज़्यादा हैं और उसके पास खाली जगह मौजूद हैं, तब क्या होगा कि अगर हम सेपरेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि खाली जगह एक्टिव साइट की है, तो जैसे ही सेपरेट हम बढ़ाएंगे वो जाके एक्टिव साइट पे अटैच होगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसके बरक्स जब हमारे पास सेपरेट की कंसंट्रेशन लो है, मीन सेपरेट को हम नहीं बढ़ा रहे लेकिन हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट खाली मौजूद हैं, तो तब क्या होगी, हम अगर हम सेपरेट को बढ़ाते हैं तो वो आके एंजाइम के साथ अटैच होगी और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगी। लेकिन हमारे पास क्या है, जब हम सेपरेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते रहेंगे और एंजाइम सेम रहेगा, एंजाइम के ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट है वो सारी पूरी हुई हुई हैं, तो अगर हम सेपरेट बढ़ाएंगे तो उसका हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो बढ़ना रुक जाएगा। ये था हमारे पास सेपरेट कंसंट्रेशन का रेट इंक्रीज़ करने और डिक्रीज़ करने से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर होता है।
ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एग्जांपल्स के साथ, ग्राफ के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स होती हैं उनको साथ रिलेट करके उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर किया करें, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्ट हो जाएं और आपको भूलें नहीं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।